सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली सीरीज के एपिसोड 1 को। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के पास एक जगह है सोलांग। वहाँ से कहानी शुरू होती है। सर्द रात में काफी ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, जिससे कि मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वहीं आसपास के घरों में रोशनी दिखाई पड़ती है। उनमें से एक घर में काफी लोग मौजूद होते हैं और वो डॉक्टर राय की तरफ देख रहे होते हैं। डॉक्टर राय एक लेडी रोज की फोटो के सामने डांस जैसा कुछ कर रहे थे और बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चलता है। तभी वहां वरुण वसीमा से कहने लगता है कि क्या हॉन्टिंग म्यूजिक है, मुझे ये डाउनलोड करना होगा। तो उसने कहा, क्यों, तुम्हें भूत बुलाना है? और इतने में वो दोनों हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया डॉक्टर राय कर रहे थे वो उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरा नहीं, आसमानी शक्तियों का अपमान है, ये मजाक हम सब पे भारी पड़ सकता है। और ये बोलते बोलते वो म्यूजिक बंद कर देते हैं। लेकिन फिर सभी लोग उनसे उनकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहने लगते हैं। फिर उन्होंने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की और एक बोतल उठाई जिसमें कुछ लाल खून जैसा था। वो उन्होंने एक बर्तन में डाल दिया और वो अपनी प्रक्रिया करने लग जाते हैं। तभी वसीमा में लेडी रोज की आत्मा आ जाती है और वो इंग्लिश में बोलने लगती है कि मुझे मौत दिखाई दे रही है। डॉक्टर राय उससे पूछते हैं कि किसकी मौत? तभी जानकी के हाथ से एक फोटो गिर जाती है। तो डॉक्टर राय ने जब वो फोटो उठाई, वो फोटो उनकी और ब्रिगेडियर रावत की थी। उन्होंने लेडी रोज से पूछा, क्या ये मर चुके हैं? तो लेडी रोज ने जवाब में बोला, हाँ ये मर चुका है। फिर वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद लेडी रोज की आत्मा वसीमा से बाहर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वही मौजूद दो लोगों में से एक ब्रिगेडियर को फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लगता। फिर कर्नल बरुआ कहने लगते हैं कि मैं मनाली जा रहा हूँ ब्रिगेडियर रावत के पास। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें जाने से रोकते हैं क्योंकि बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब था। कर्नल किसी की नहीं सुनते और वो मनाली की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो ब्रिगेडियर रावत के घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से हनीफ मौजूद था, जो रावत के घर में काम करता है। उसने कर्नल को बताया कि साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, मुझे दरवाजा खटखटाते और आवाज लगाते 15 मिनट हो चुके हैं। कर्नल उसे पुलिस को फोन लगाने को बोलता है। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। वो कर्नल से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में खून कैसे? तो उन्होंने कहा, दरवाजा खोलने की कोशिश की तो खून आ गया। फिर पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाने पर ब्रिगेडियर रावत की लाश नजर आती है। उनकी गर्दन पे हमला किया गया था। तभी एक सीन में चार्ली शादी में डांस कर रही होती है। वो जिमी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। शादी में सालियों ने अपने जीजा के जूते छुपा लिए थे। वो उनसे जूते के बदले 20,000 रुपए मांगती है। तभी चार्ली ने कहा कि मैं 10,000 में ढूंढ सकती हूँ, और फिर वो जूते ढूंढना शुरू कर देती है। वो कोई स्मेल सूंघती हुई घर में इधर उधर घूमती है। फिर उसे गमले के पास जुरा मिलती है। उसके थोड़ा आगे एक कमरे में वॉशिंग मशीन के अंदर उसे जूते मिल जाते हैं, क्योंकि दूल्हे को ब्रोमोडोसिस की बीमारी है, जिसकी वजह से पैरों से स्मेल आती है। ये बात चार्ली को पता थी। इसके बाद जिमी का फोन आता है। उसने रोते हुए बताया कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और मुझ पर मर्डर का इल्जाम लग चुका है। फिर चार्ली सुबह तक सोलांग पहुंच जाती है। वो और जानकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चार्ली जिमी की मंगेतर है और जानकी जिमी की मामी है। वो उनसे ये भी कहते हैं कि जिमी ने खून नहीं किया। तो पुलिस वालों ने बताया कि अगर उसने खून नहीं किया तो उसके होटल की चाबी ब्रिगेडियर रावत के घर पे कैसे आ गई? वो इस बर्फीले तूफान में भाग रहा था। टैक्सी वाले को डबल किराया देकर घर में जिमली के शहद की टूटी हुई बोतल मिली है। इसके बाद चार्ली जिमी से मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि मैंने खून नहीं किया, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें प्लॉट सरप्राइज में देने वाला था ताकि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सको। उसके लिए मैं लोन मांगने गया था मामा के पास। ब्रिगेडियर रावत जिमी के मामा थे। फिर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें जिमी अपने मामा के पास जाता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक होटल में रुकने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा यहाँ आना किसी को पता चले। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मैं 5-6 महीने में आपको लौटा दूंगा। लेकिन उन्होंने जिमी को पैसे देने से मना कर दिया। जिमी ने बताया कि मैं अपने रूम की चाबी वहीं भूल आया और जब मैं वापस गया तो मामा ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जिमी से मिलने का टाइम ओवर हो जाता है। तो जैसे ही चार्ली थाने से बाहर आती है तो वहाँ पहले से ही काफी सारे मीडिया वाले मौजूद थे। तभी साइड में से एक आदमी जिसका नाम सीताराम होता है वो आता है और वो चार्ली को वहाँ से निकाल के अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में कॉफी पीते हुए नजर आते हैं।
उसके सवाल पूछने पर चार्ली ने बताया कि मैं पटियाला से हूँ, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। वहाँ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ और हम लोकल फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हनी, जैम, बटर। फिर सीताराम को पता चलता है कि जिमली नेम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चार्ली बनाती है। इसके बाद वाले सीन में वरुण चार्ली को बताता है कि मुझे अंकल की डेथ का पता जब हम सारे लोग साथ में बैठे थे तब पता चला। फिर घर में सभी लोग एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वो जिमी के बारे में बातें करते हैं और ब्रिगेडियर के इच्छा पत्र के बारे में भी। रात होने पर चार्ली होटल में जाके सो जाती है। फिर उसे जाग आती है और जब वो पर्दों को साइड करती है तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। वो बिल्कुल लेडी रोज की तरह लग रही थी। इतने में चार्ली का सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है। जब वो सच में उस पर्दे को साइड करके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन चार्ली खुद की जिमी के साथ फोटो देख रही होती है। फिर न्यूज के जरिए पता चलता है कि जो आदमी चार्ली को मीडिया वालों से बचाकर कॉफी पिलाने ले गया था वो खुद एक रिपोर्टर है और उसने चार्ली के साथ जो बातें की उसने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद सभी परिवार वाले एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वहां मौजूद वकील ने ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत के इच्छा पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, ये मेरा आखिरी इच्छा पत्र है। मैं अपनी सारी संपत्ति बांटना चाहूंगा। मेरे भाई मोहन सिंह रावत, मेरी भतीजी मिस सलोनी, मेरे भतीजे जिमी और बलजीत के बीच और मेरी एफडी से हर साल 60,000 रुपए हनीफ को मिलेंगे। उनकी मृत्यु तक स्काई रिजॉर्ट जो सोलान में है उसे बेचा नहीं जाएगा और उसे कर्नल बरुआ के द्वारा ही मैनेज किया जाए। तभी वहाँ एक निकोल मॉरिस नाम की औरत गंगाराम के साथ आती है जो हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील है। निकोल मॉरिस ब्रिगेडियर रावत की मंगेतर है और वो फैमिली वालों को एक लीगल नोटिस देती है जिसमें लिखा था कि ब्रिगेडियर रावत की इच्छा पत्र को रोका जाए। निकोल बताती है कि वो और मेहरबान सिंह रावत अगले 2 हफ्तों में शादी करने वाले थे। वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर वकील ने घर वालों को बताया कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। उसके बाद गर्भ में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार डीएनए प्रूफ होने पर बिना शादी के भी बच्चा बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। फिर सभी घर वालों को टेंशन हो जाती है कि रावत की सारी संपत्ति अब निकोल के बच्चे की होने वाली है। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।